नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन में फिर से दूतावास खोलेगा अमेरिका और हवा में उड़ते जहाज पर हैरान कर देने वाला स्टंट। लेकिन पहले दुनिया टॉप 10। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क जल्द ही बन सकते हैं ट्विटर के मालिक। ट्विटर बोर्ड और मस्क के बीच फाइनल बातचीत हुई। ट्विटर किसी भी समय $43 बिलियन सौदे को हरी झंडी दे सकता है। अभी तक मस्क या ट्विटर की तरफ से कोई पुष्टि नहीं। यूक्रेन में फिर से दूतावास खोलेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की। कीव में अमेरिकी रक्षा विदेश मंत्री की राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बात हुई। यूक्रेन के लवीव शहर में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हमला। मिसाइल अटैक के बाद हुआ धमाका। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगी, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। कहा, मिसाइल हमले से मध्य यूक्रेन में रिफाइनरी ईंधन डिपो नष्ट हुआ। साथ ही हमले में हथियार गोला बारूद के डिपो भी तबाह। वीडियो जारी कर किया गया दावा। मारियुपोल में तबाही के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले में बुरी तरह तबाह मारियुपोल। साझा गई तस्वीरों में नष्ट इमारतें दिखी। मारियुपोल में अभी भी डर दहशत का माहौल। जान बचाने के लिए बंकर में ही छिपे हुए हैं लोग। इजरायल ने रॉकेट दागे जाने के जवाब में दक्षिण लेबनान में किया हमला। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि सोमवार सुबह इजरायल में खुले स्थान पर रॉकेट गिरा। हालांकि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब उसके और फलस्तीन के बीच तनाव है। लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने पर इमैनुअल मैक्रों ने समर्थकों मतदाताओं को बधाई दी। कहा, विरोधी मरीन ले पेन को रोकने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पेरिस में मैक्रों की रैली में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। साथ ही व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी से लेकर लोगों से संबंधों के क्षेत्र में सहयोग करने को गहरा व्यक्त करने पर व्यक्त की गई। चीन में बेकाबू होते कोरोना के बीच बीजिंग में मास टेस्टिंग, उमड़ी लोगों की भीड़। शंघाई में बढ़ते कोरोना के कारण सील किए जा रहे हैं घर, अपार्टमेंट। सोमवार को 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जापान की केन तनाका का निधन। 119 साल की उम्र में अंतिम सांस ले 2 जनवरी 1903 को फुकुओका में उनका जन्म हुआ था। राइट बंद होने पहले उड़ान तभी भरी थी। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन का दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद की भी घोषणा कर दी। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इस बीच राजधानी कीव से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे यूक्रेन को एक बार फिर युद्ध में नई उम्मीद दिख रही है। दरअसल गर्मजोशी से मिलने की ये तस्वीरें दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के 2 मंत्रियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हैं। राजधानी कीव में हुई इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन को $700 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने की घोषणा की। साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग को यूक्रेन जीत सकता है, हालांकि इसके लिए उसे सही हथियारों और सही मदद की जरूरत होगी। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन में जल्द ही अमेरिकी दूतावास दोबारा खोल दिए जाएंगे। रूस को अपने जंग के मकसद में असफल बताकर अमेरिका ने सोमवार को ये ऐलान किया और अपने राजनयिकों से कीव वापस लौटने को कहा है। As a further sign of our commitment, I intend to announce the return of our diplomats to Ukraine. I think we will start probably in Lviv and then move to Kyiv. It may take a few weeks, but I'll announce that tomorrow. वहीं इस घोषणा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी मंत्रियों का धन्यवाद किया और सराहना भी की। Шановний державний секретар, пане Блінкен, шановний пан Остін, міністр оборони, шановна команда, ми раді вас бачити сьогодні в Києві в такий дуже відповідальний, важливий момент для нашої держави. बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले के आज 61 दिन हो चुके हैं। इन 2 महीनों में
रूस और यूक्रेन दोनों को ही भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन के 6 शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के करीब 3000 सैनिक और 2500 आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज तक भी इमैनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए। मैक्रो ने अपनी विरोधी मरीन ले पेन को मात दी। प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने शानदार जीत पर मैक्रो को बधाई दी। इमैनुअल मैक्रों एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैक्रों ने अपनी विरोधी मरीन ली पेन को बड़े अंतर से हराया। धुर दक्षिणपंथी नेताओं में अब तक सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद मरीन ली पेन राष्ट्रपति चुनाव हार गईं। राष्ट्रपति मैक्रों को जहां 58.55% वोट मिले, तो वहीं ली पेन को महज 41.45%। हालांकि इस बार इमैनुअल मैक्रों की जीत का अंतर कुछ कम रहा। 2017 में मैक्रों को 66.1%, जबकि ली पेन को 33.9% वोट मिले थे। चुनाव के आधिकारिक आंकड़े आने के पहले ही मरीन ली पेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ली पेन ने कहा कि फ्रांस के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं जीत के बाद इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी ब्रिगिट और अपने बच्चों के साथ एफिल टावर के पास चैम्प डे मार्च पर सजे मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. चैम्प डी मार्स पार्क के बाहर लगे विशाल स्क्रीन पर मैक्रों की जीत की खबर आते ही उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति के समर्थकों ने जहां एक दूसरे को गले लगाकर और मैक्रों के नाम के नारे लगाकर खुशियां मनाई, तो वहीं मरीन ले पेन के समर्थकों में निराशा छा गई और उन्होंने होटिंग शुरू कर दी। राजधानी पेरिस के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई। ली पेन समर्थकों ने जहां तोड़फोड़ और आगजनी की, तो वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खबर दिखाते हैं, जहां पर धूमधाम से अंजाक दिवस मनाया गया। इस दिन युद्ध में मारे गए शहीदों को याद किया जाता है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोनों पड़ोसी देश हर साल 25 अप्रैल को अंजाक दिवस मनाते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान इसी दिन 1915 में टर्की में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सैनिकों ने कदम रखा। बड़ी संख्या में सैनिक शहीद हुए। इस पर कैनबेरा और सिडनी की सड़कों पर मार्चिंग बैंड के साथ मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से अंजाक नहीं मनाया गया था, लेकिन कोरोना में कमी के कारण इस बार इसका भव्य आयोजन किया गया। आइए अब आपको एरिजोना के एक हवाई जहाज की खबर दिखाते हैं, जहां पर 2 पायलट्स ने इतिहास रचने में चूक तो की, लेकिन हवा में उड़ते प्लेन की अदला बदली की नाकाम कोशिश की। जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ान भरते 2 पायलटों की ये तस्वीरें अमेरिका के एरिजोना शहर की हैं, जहां पर 2 चचेरे भाइयों ने इतिहास रचने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। दरअसल ये दोनों भाई रेडबुल के 2 पायलट थे, जो स्काई डाइविंग के जरिए हवा में उड़ते प्लेन की अदला बदली की कोशिश कर रहे थे। दोनों पायलट जमीन से करीब 14,000 फीट ऊपर से अपने अपने विमान में से कूदे। एकिंस दूसरे विमान में जाने में सफल रहा, लेकिन फारिंगटन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनका विमान क्रैश हो गया। लेकिन वे पैराशूट खोलने में कामयाब रहे और सुरक्षित जमीन पर लैंड कर गए। एकिंस का विमान सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड हुआ, लेकिन दूसरा विमान नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे रिकॉर्ड बनने से चूक गया। I mean, we proved that it was possible. I mean, we're pushing boundaries out here. And what's great is I jumped from one, I got in the other one, we landed, I landed safely, Andy landed safely under parachute, the plane landed under a parachute, all of our safety protocols worked. बता दें, रेडबुल की ओर से स्पॉन्सर ये स्टंट एक अनजान जगह पर कराया गया था, जो पूरा होने में नाकाम रहा क्योंकि उनका विमान क्रैश हो गया। लेकिन दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित हैं। एकिंस और फारिंगटन दोनों चचेरे भाई हैं और इनके दादा लेनी
द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू पायलट थे। उनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मौत हो गई थी। हवा में कलाबाजी का पूरा श्रेय ये अपने दादा को देते हैं। इसी वजह से इन दोनों भाइयों ने अमेरिका में स्काई डाइविंग का स्कूल स्थापित किया। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।